हेलो एवरीवन। आज के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के अंदर जो साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ एज वी नो ये वो डिजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे के अंदर स्प्रेड करेंगी। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कौन सी कम्युनिकेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम देखें ट्यूबरकुलोसिस इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ है, और इन्फ्लुएंजा ये भी वायरल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल है। रिंग वार्म ये भी फंगल डिजीज़ है, ये भी जो है कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कर सकती हैं। इसका राइट आंसर होगा डायबिटीज़, ये जो है ये नॉन कम्युनिकेबल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर विटामिन दिए हुए हैं और उनकी डेफिशिएंसी यहाँ पर इनमें पूछा है कि कौन सा जो ये इन्होंने मैच किया हुआ है, जो पेयर है वो करेक्टली मैच किया है इन्होंने। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बोल रहे हैं एनीमिया, एज वी नो ये गलत है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, एज वी नो। और जो एनीमिया है ये होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। और अगर विटामिन सी का देखें इन्होंने स्किन डिजीज़, ये भी गलत है बिकॉज एज वी नो कि जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है वो गलत हैं। तो विटामिन डी जो है यहाँ पर रिकेट्स डेफिशिएंसी से सही है, और विटामिन B1 बेरी बेरी ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी एंड डी यहाँ पर है। तो दिस इज़ द ट्रू वन। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि फूड केन्स आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक। कि जो फूड केन्स हैं उनमें हम क्या करते हैं कि टिन की कोटिंग यूज़ करते हैं जिंक के बजाय। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर सिंपल सा जो है फंडा है वो ये है कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो खाने वगैरह के साथ रिएक्ट करेगा। तो दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा इनमें फूड चेन बनाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सिंपल इसका बी आ जाएगा, घास जिसको गोट खाएगी एंड देन ह्यूमन जो है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक और हमारे पास पेयर्स दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो पावर एक तरफ जो है यहाँ में जो है पैरामीटर दिया है, दूसरी तरफ जो है उनकी यूनिट दी गई है। तो पावर की यूनिट वाट, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। उसके बाद है करंट की वोल्ट, करंट की यूनिट वोल्ट नहीं है, करंट की जो यूनिट है वो होती है एम्पियर। तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत होगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स, ये भी ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंट की यूनिट एम्पियर नहीं होती है, रेजिस्टेंट की यूनिट होती है ओम। तो ये दो गलत हैं। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो गया, ए और डी। तो यहाँ पर ए डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है यहाँ पर हमें ये मैच करना है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो एलिमेंट हैं उनका सिंबल दिया हुआ है। तो सोडियम के लिए सिंबल Na है, तो सोडियम का इसके साथ आ जाएगा सोडियम Na। कार्बन के लिए C है, सल्फर के लिए S है, कोबाल्ट के लिए CO है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर पूछा था कि फोर्स दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि ऐसी फोर्सेस जो किसी बॉडी के ऊपर लिमिटेड टाइम यानी काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करें उनको क्या बोलते हैं? तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। तो इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्सेस जो है उनको कहा जाता है। ये फोर्सेस शॉर्ट टाइम के लिए यानी काफ़ी लिमिटेड या शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने पूछा था टर्म स्मॉग किसने दी थी और उसकी लेयर्स को डिफ़ाइन किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो आंसर है यानी अगर आप इसको थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाओगे तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हो अगर ना भी आता हो। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें निकोला टेस्ला, स्टीफन हैकिंग, निकोलस कॉपरनिकस, ऑलमोस्ट इनका सभी ने पढ़ा ही होगा। तो इनका अपना जो है कंट्रीब्यूशन था। जबकि अगर हम यहाँ पर हम हेनरी एंटोनी देखते हैं तो ये एक हमें यहाँ पर आर्ड लगेगा। तो आप इस तरह से भी इसको आंसर को जो है कर सकते थे। इसका राइट आंसर जो है वो हेनरी एंटोनी ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है कि लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये अगर हम स्टेटमेंट देखें ये करेक्ट है। अभी इसकी बात करते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट है इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज नेचुरल प्रोसेस, कि ग्रीन हाउस गैसेज का बोल रहा है एमिशन नेचुरल प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है। मतलब क्या हुआ कि दोनों को देखते हैं, इसका आंसर ये रहेगा। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो लाइफ की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वी नो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं सन से, उनको जो है कुछ गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। उससे होगा क्या, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगे मींस के जो सन से आने वाली रेडिएशन हैं, जो हीट है वो ट्रैप नहीं होगी। अगर हीट ट्रैप नहीं होगी तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम होगा। अगर हीट ट्रैप ना हो यानी अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा, जो कि लाइफ को जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इम्पॉसिबल कर देगा। और दूसरा यहाँ पर है कि इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन, ये तो सिंपल सा था कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्योंकि वो तो नेचुरल है। तो नेचुरल बैलेंस कब बिगड़ता है, जब जो
ह्यूमन आप कह सकते हो एमिशन है इन गैसेस की, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, उनकी अगर ज़्यादा हो जाए, तो इस पर ज़्यादा बात करेंगे नहीं अभी। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, पूछा है करेक्ट कौन सी नहीं है। तो देखते हैं, देयर इज़ इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। तो ये वाली जो है ये क्या है हमारे पास, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट, कि जो फॉसिल फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम हो गया, कि इनकी क्या है, इनफाइनाइट स्टोरेज है, जबकि ऐसा नहीं है, इनकी जो स्टोरेज है वो क्या है, लिमिटेड है। तो ये गलत हो जाएगा। सन कैन बी टेकन एज इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सही है कि सन को हम ले सकते हैं इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल हो गया कि यानी अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सन से जो एनर्जी आ रही है जितना हम यूज़ करेंगे ख़त्म नहीं होगी, ये ठीक है। और वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड ऑफ, ये भी जो है ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट निकलता है, अब वो क्योंकि रेडियो एक्टिव होती है उसके अंदर, तो वो जो वेस्ट है उसको ईज़िली हम डिस्पोज़ नहीं कर सकते। उनको डिस्पोज़ करने के लिए यूजली ऐसा होता है कि समंदर के अंदर काफ़ी गहरा जो है खड्डा वगैरह खोद के वहाँ उसको डिस्पोज़ किया जाता है, अराउंड 50 मीटर इस तरह से, ताकि ज़रा भी जो है चांसेस उसके लीकेज के वगैरह के भी ना रहें। तो ये होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कौन से इन्होंने पूछा था, इन नॉट करेक्ट, ये करेक्ट कौन से नहीं है, तो ए और सी करेक्ट नहीं है। कहाँ ये है ए और सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है जीएस का क्वेश्चन यहाँ आ गया, इसका त्रिकुटा हिल था, ये बीच में आ गया। थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, कि जब रॉकेट जो है पूछ रहा है कि उसके ऊपर जो थ्रस्ट है वो किस डायरेक्शन में होगी। एज वी नो कि जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो नीचे से जो उसको थ्रस्ट लग रही है, जो फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स, थ्रस्ट इज सिंपली अपवर्ड फोर्स, थ्रस्ट हो गया अपवर्ड फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स रॉकेट के ऊपर लगेगी तो वो किस डायरेक्शन में लगी, तो वो होती है अपोजिट डायरेक्शन टू द रॉकेट। कि रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है तो थ्रस्ट हम जो है वो उसके अपोजिट यानी नीचे वाले डायरेक्शन के अंदर लगाएंगे। तो ये इसका आंसर रहेगा। व्हाट काजेज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जब स्टार्स वगैरह जो हैं उनसे जब लाइट आती है एटमॉस्फेयर में आएगी, तो क्योंकि जो एयर की डेंसिटी है वो डिफ़र करेगी, क्योंकि एक मीडियम से जब दूसरे में आ रही है तो लाइट हमने जानते हैं कि रिफ्रैक्ट करेगी। तो डेंसिटी के अंदर जब चेंज होगा तो जो लाइट है वो क्या करेगी, वो रिफ्रैक्ट करेगी। तो उसी की वजह से जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का फिनोमिना देखने को मिलता है। बाकी डिस्पर्शन, जैसे हम जानते हैं कि डिस्पर्शन जो है, जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट करती है डिफरेंट जो कलर्स लाइट है उसके अंदर। स्कैटरिंग जो है वो भी आप जानते हो, ये जो है स्कैटरिंग का फिनोमिना जो है ये हम कहते हैं, एक तो जो स्काई हमें ब्लू दिखता है वो उसकी वजह से है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर करती है, तो वहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर। इनमें बल्ब किसने इन्वेंट किया, तो थॉमस एडिसन, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर वैक्सीन का पूछा है कि बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होती है, तो बीसीजी वैक्सीन जो है ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। तो यहाँ पर जो है इसका सिंपल ही था। अगर आप ऐसे भी देखें तो आप इसको, इन ऑप्शंस को ईजिली एलिमिनेट भी कर सकते थे। हार्डेस्ट मटेरियल पूछा है तो इनेमल, इनेमल जो है ये प्रेजेंट होता है टीथ के अंदर। तो दिस इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल जो कि है डेंटाइन, ये भी टीथ के अंदर होता है, बट दिस इज़ द हार्डेस्ट वन। सबसे बाहर जो है इनेमल होता है, उसके अंदर जो है डेंटाइन की लेयर होती है। फीमर जो है ये लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी के अंदर, दिस इज़ द एंड बोन मैरो जो है ये बोन्स के अंदर होता है, जहाँ पर ब्लड सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। सबसे मालिएबल मेटल पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है गोल्ड है। गोल्ड सबसे मालिएबल है, उसके बाद जो है सिल्वर वगैरह आ जाते हैं। ड्राई आइस क्या होती है, तो ड्राई आइस हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, तो CO2 इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये कॉमन नाम पूछा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, तो ये दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। हैवी वाटर जो है ये भी कार्बनी की फॉर्म होती है, D2O, और यहाँ पर बेकिंग सोडा ये आपने पढ़े हैं, तो ये सिंपल आ जाएगा। वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो सेपरेशन टेक्निक होती है, जहाँ पर जब हम चीज़ों को जब रोटेट करते हैं हाई स्पीड के अंदर, तो वहाँ पर जो है सेपरेशन वगैरह के लिए होता है। तो ये वही यहाँ पर फिनोमिना जो है, जैसे आप जो ये मिक्सर वगैरह होती है उसके अंदर भी मान लो जूस या लस्सी वगैरह भी कई बार बनाते हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो गोल गोल रोटेट कर रही हैं, तो उसी का यूज़ किया जाता है। डिटेल में इतना यहाँ देखेंगे नहीं। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि शॉर्ट साइट जो है ह्यूमन आई में, ये शॉर्ट साइट जो है दैट इज़ मायोपिया, या उसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो मायोपिया जो है इसको करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास कौन सा, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस इसका आंसर आ जाएगा। और अगर जो है अपोजिट इसका यानी कि जो लॉन्ग साइटेडनेस कह लीजिए या हाइपरमेट्रोपिया है, उसके लिए जो है वो कन्वेक्स लेंस होता है। तो ये जो है क्वेश्चंस थे जो कि आज के एग्ज़ाम के अंदर थे, जिनको हमने यहाँ पर जो है डिस्कस किया है।